Hello everyone, welcome back to the Evradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is membrane structure and function part 4. ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिटेल में पढ़ रहे हैं और इसका ये पार्ट 4 है. ठीक है, ये टॉपिक है यूनिट नंबर 2 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें. अगर किसी स्टूडेंट ने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जो है वो देख लेना. ठीक है गाइज. टॉपिक सो गाइज, ये मेरी प्रोफाइल है. अगर कोई स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं तो प्रोफाइल के थ्रू जान सकते हैं. ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैं आप लोगों के लिए नोट्स बनाती हूँ. ठीक है, ये सारी बुक्स को पढ़ के फिर मैं आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आती हूँ. ठीक है गाइज, और आज है लेसन नंबर 4. ठीक है गाइज, और गाइज आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको वीडियो इस पूरे का PDF चाहिए तो आपको जो है यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. साथ ही साथ साइड में आपको चैनल का नेम भी, लोगो भी मिल जाएगा. ये चैनल को सर्च करके आप उसे ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पे आपको फ्री में PDF मिल जाएगा. इस जो भी मैं पढ़ाती हूँ यूट्यूब पे उस सारे का PDF में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करती हूँ. ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो फॉर PDF. ठीक है गाइज, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरह. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था. हम लोगों ने मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स को डिस्कस किया था, साथ ही साथ हम लोगों ने स्टेरॉल्स को भी डिस्कस किया था. ठीक है, शायद मैंने कुछ आप लोगों को होमवर्क दिया था स्टेरॉल्स के बारे में. ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने वो किया हो. अगर किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना. ठीक है, तो मेम्ब्रेन लिपिड्स तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए. आज हम लोग जो है वो पढ़ेंगे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, यानी मेम्ब्रेन में किस किस टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उन सबको हम डील करेंगे. ठीक है, सो द लिपिड बाइलेयर प्रोवाइड्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल मेम्ब्रेन एंड सर्व एज अ परमिएबिलिटी बैरियर टू हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स ऑन ईदर साइड ऑफ इट. मोस्ट मेम्ब्रेन फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय द मेम्ब्रेन प्रोटीन. ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि जो लिपिड्स का हमारी मेम्ब्रेन में रोल है वो बेसिकली क्या है. लिपिड का रोल है कि लिपिड एक जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है मेम्ब्रेन को. ठीक है, प्रॉपर हमारा मेम्ब्रेन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के रखता है. साथ ही साथ जो लिपिड्स है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है तो वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को जो है वो नहीं आने देता है, उस लेयर को क्रॉस नहीं करने देता है. दैट्स वाई जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली जो है हाइड्रोफोबिक लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं. सो फंक्शनल, अगर मैं बात करूं कि फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, यानी उस मेम्ब्रेन में, जो हमारी मेम्ब्रेन है सेल की, उसमें मेनली जो फंक्शंस किसका होता है वो होता है प्रोटीन का. प्रोटीन ही मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो है वो मेम्ब्रेन के परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन. ठीक है, सेल सिग्नलिंग का फंक्शन, ये सब मेन फंक्शंस जो है वो हमारे प्रोटीन ही कंडक्ट करते हैं. अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो प्रोटीन जो है अबाउट 50% ऑफ मास ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. यानी अगर आप मास को लेकर चलोगे, नॉट इन नंबर, अगर आप मास लेकर चलोगे तो आपको 50% मास प्रोटीन का मिलेगा, 50% मास आपको लिपिड्स का मिलेगा. द रिमाइंडर बीइंग लिपिड प्लस the relatively small amount of carbohydrate found on some lipids, that is glycolipids, and many of the protein are glycoprotein. और साथ ही साथ आपको कुछ लिटिल बिट कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिलता है. अगर लिपिड पे डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो उन्हें हम ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, और अगर प्रोटीन पे अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो उन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन्स बोलते हैं. Because lipid molecules are much smaller than proteins, however, cell's membrane are typically contains about 50 times more lipid molecules than a protein. अगर मैं नंबर की बात करूं, अभी तक हमने मास की बात करी थी, तो मास में तो लगभग इक्वली प्रेजेंट होते हैं इन एनिमल्स, लगभग अराउंड ऑन एन एवरेज. ठीक है, लेकिन अगर मैं नंबर्स की बात करूं, क्योंकि लिपिड मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं तो वो उनका नंबर जो है 50 टाइम्स मोर होता है एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स. ठीक है, आई बात समझ में? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. ये तो बेसिक सी बातें हैं. तो यहाँ पर इस टेबल के थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन कौन से स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं वो हमारी प्रोटीन्स जो है वो हमारी मेम्ब्रेन में परफॉर्म करती हैं. ठीक है, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शंस. सबसे पहले है फंक्शनल क्लास. फंक्शनल क्लास कौन कौन सी होती है? ट्रांसपोर्टर्स की होती है,
ठीक है। ट्रांसपोर्टर्स के बारे में बात करूं तो ट्रांसपोर्टर्स मतलब जो ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना मेम्ब्रेन में, जो कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को एक रास्ता देते हैं ट्रांसपोर्टर, कि तुम इस रास्ते से आओ, इससे तुम इजीली पार कर सकते हो, क्योंकि लिपिड बाइलेयर से तो डायरेक्टली पास नहीं कर सकते हैं, इसलिए मेम्ब्रेन में इस तरीके के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को अंदर सेल के अंदर आने में रास्ता देते हैं, यानी मदद करते हैं, ठीक है। तो जैसे ट्रांसपोर्टर्स हो गए, एग्जाम्पल है प्रोटीन का एग्जाम्पल है सोडियम पंप। सोडियम पंप सभी लोगों ने सुना होगा, सभी स्टूडेंट्स ने, ठीक है। ये एक्टिवली पंप, इसका फंक्शन क्या है, ये पंप करता है सोडियम को सेल के बाहर और पोटेशियम को सेल के अंदर, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का होगा। पहले मैं टेक्निक्स पढ़ाऊंगी, कौन कौन सी सेल बायोलॉजी की टेक्निक्स होती हैं वो मैं पढ़ाऊंगी, फिर हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उसमें हम जो है ट्रांसपोर्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से CSIR में क्वेश्चंस पूछने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आयन चैनल्स की। अगर मैं बात करूं, आयन चैनल्स होते हैं जैसे पोटेशियम लीकी चैनल्स। जो भी ट्रांसपोर्टर, जैसे ये सोडियम पंप की बात करी मैंने, तो पंप अगर किसी के आगे आता है तो उसका मतलब होता है कि उस काम को परफॉर्म करने के लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत है, यानी ATP की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो है वो ATP की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आयन चैनल्स। आयन चैनल्स भी सेम है, आपके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और आयंस को मूव करने में मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पे ATP की रिक्वायर नहीं होती है, जैसे पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं। ये अलाउ करते हैं पोटेशियम्स को टू लीव द सेल, देयर बाय हैविंग अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन सेल एक्साइटेबिलिटी। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मेम्ब्रेन के आयंस को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये भी हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है एंकर्स। एंकर्स क्या होते हैं? एंकर्स, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, ये जनरली लिंकेज का काम करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है इंटीग्रिन्स। इंटीग्रिन्स क्या करते हैं? ये लिंक करते हैं इंट्रासेलुलर एक्टिंग फिलामेंट को टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन, ठीक है। जैसे आपका ये सेल है, ये आपका सेल है, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, ये आपका सेल है, ये आपका मेम्ब्रेन है इसकी, ठीक है, डबल लेयर बना देती हूँ। यहाँ पे कोई, फॉर एग्जांपल कोई भी यहाँ पे प्रोटीन है, ठीक है, और सेल के अंदर यहाँ पर कोई एक्टिन मॉलिक्यूल है। इस तरीके से एक्टिन होता है ना प्रेजेंट हमारी सेल के अंदर, जो कि हमारे एक्टिन क्या होता है, साइटोस्केलेटन होता है, जो कि सेल की शेप मेंटेन करने में मदद करता है और भी काफ़ी सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब जैसे ये एक्टिन यहाँ पर है, ये प्रोटीन ये बाहर को है, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होगा, एक एंकर होगा, जो कि इस एक्टिन को इस प्रोटीन के साथ में अटैच कर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से अटैच कर रहा होगा। इनको हम एंकर्स बोलते हैं, लाइक एग्जाम्पल इज इंटीग्रिन्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आपको पता है मेम्ब्रेन की सरफेस में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी प्रोटीन्स होते हैं, जैसे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF रिसेप्टर, ठीक है। ये बाइंड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर PDGF एज अ कंसिक्वेंस जनरल इंट्रासेलुलर सिग्नल्स दैट कॉज सेल ग्रोथ एंड डिवाइड, ठीक है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे सेल सिग्नलिंग में। सेल सिग्नलिंग में आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है एंजाइम्स। एंजाइम्स तो प्रोटीन ही होते हैं जनरली, ठीक है। यहाँ पे एडिनाइलेट साइक्लेज हो गया, ठीक है, जो कि कैटेलाइज करता है प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट इज CAMP यानी साइक्लिक AMP, ठीक है, रिस्पॉन्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल, ठीक है। तो ये भी हम सेल सिग्नलिंग में डिस्कस करेंगे। तो ये थे एग्जाम्पल्स प्रोटीन के। तो प्रोटीन आपका ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, आयन चैनल्स की तरह काम करता है, एंकर की तरह काम करता है, रिसेप्टर की तरह काम करता है, साथ साथ एंजाइम्स की तरह भी काम करता है। सेल के अंदर मेजर जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करता है। और भी सारे फंक्शंस हैं, लेकिन ये मेजर जो है आपको फंक्शंस बताए गए हैं, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेम्ब्रेन एसोसिएटेड विद लिपिड बाइलेयर इन डिफरेंट वे, ठीक है। तो काफ़ी डिफरेंट तरीके से जो है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है वो लिपिड बाइलेयर से अटैच हुई रहती है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ए फिगर में दिख रहा है, ए वाले में है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, ट्रांस मेम्ब्रेन है, यानी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है, ठीक है। जो भी प्रोटीन मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे देखिए, ये वाली प्रोटीन, ये कंप्लीट ये आपका लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। और ये प्रोटीन जो है आपको आप देखने को मिल रहा होगा, ये कम्प्लीटली क्रॉस कर रही है मेम्ब्रेन को, ठीक है, कंप्लीट स्पैन कर रही है मेम्ब्रेन को। ये प्रोटीन भी आपकी कम्प्लीटली स्पैन कर रही है मेम्ब्रेन को, और ये वाली प्रोटीन भी कम्प्लीटली स्पैन कर रही है। तो जो भी ऐसी प्रोटीन होती है जो कम्प्लीटली स्पैन करती है मेम्ब्रेन को, उसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो बोलते हैं।
अगर सिंगल स्पैन कर रही है तो सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। मल्टी कर रही है तो मल्टी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बी वाला है मोनोलेयर एसोसिएटेड अल्फा हेलिक्स। मोनोलेयर कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कि एक ही लेयर पे बाइंड करता है, जैसे लिपिड की बाई लेयर होती है, एक लेयर ये वाली हो गई, एक लेयर ये वाली हो गई। तो कुछ प्रोटीन जो है सिर्फ एक ही लेयर पे बाइंड करते हैं, जैसे ये अल्फा हेलिकल प्रोटीन है, ये अल्फा हेलिकल की तरीके से बाइंड कर रही है, ठीक है, सिर्फ मोनो लेयर पे ही बाइंड करती है। एक और बात है गाइस, जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर को, ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन अल्फा हेलिकल ही जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, यानी जो लिपिड के अंदर जब जो पोर्शन होता है प्रोटीन का, ये ग्रीन वाला आपका प्रोटीन है और ये ग्रे कलर का आपका लिपिड है, तो लिपिड के अंदर जितना भी प्रोटीन का पोर्शन होता है वो जनरली कैसा होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बहुत कम केसेस में, जैसे एग्जांपल पोरिन प्रोटीन्स होते हैं, इनके केस में ये बीटा शीट में जो है वो बीटा बैरल या बीटा शीट में जो है ये देखने को मिलता है, अदरवाइज आपको अल्फा हेलिकल शेप में ही देखने को मिलेगा। मोनोलेयर एसोसिएटेड अल्फा हेलिक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक लेयर पे जो है वो एसोसिएट करती है लिपिड के प्रोटीन, दूसरी लेयर को स्पैन नहीं करती है, तो यानी ये सिर्फ सिंगल लेयर को ही वो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी वाला लिपिड लिंक्ड। एक होता है लिपिड लिंक्ड, यानी जो लिपिड पे लिंक करके जो है वो प्रोटीन जो है वो आपकी बाई लेयर को अटैच कर रही है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये वाला प्रोटीन और ये वाला प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये लिपिड है रेड कलर का, ठीक है, और ये एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल पे ये लिपिड ये प्रोटीन अटैच हो रखा है, देन ये लिपिड पे अटैच होके देन आपके मेम्ब्रेन लिपिड पे अटैच हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला देखोगे तो ये डायरेक्टली लिपिड पे, प्रोटीन डायरेक्टली लिपिड पे अटैच हो रखा है, पिंक कलर का लिपिड है, और ये फिर मेम्ब्रेन लिपिड पे अटैच हो रखा है। इस तरीके के प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, लिपिड लिंक्ड प्रोटीन्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन अटैच्ड, ठीक है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो बाहर ही बाहर अटैच होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है और ये एक प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन तो अंदर नॉर्मल स्पैन कर रहा है मेम्ब्रेन को, लेकिन प्रोटीन अटैच क्या होता है, ये प्रोटीन पे अटैच करके, यानी बाहर बाहर से ये अटैच हो रखी है, इस तरीके से अटैच हो रखी है, सिर्फ बाहर बाहर से अटैच रहती है, और अंदर इसको लिपिड से कोई मतलब नहीं है। जो प्रोटीन इस लिपिड लेयर पे है उस प्रोटीन पे ही अटैच रहती है, ठीक है। तो ये हो गई प्रोटीन अटैच। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो इनसे क्वेश्चंस आते हैं गाइस, ऐसा मत सोचना कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन को हम कैसे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला है क्लासीफाई करने का तरीका पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब हो गया ये वाला प्रोटीन, कौन सा वाला होगा, जो एकदम पेरीफेरी में है, जो अटैच नहीं है अंदर, जैसे ये वाला प्रोटीन हो गया एकदम पेरीफेरी पे है, अटैच अंदर नहीं है, अंदर कोई भी पोर्शन उसका गया नहीं है, इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स बोलते हैं। नेक्स्ट आपका हो गया इंट्रीगल और इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रीगल प्रोटीन्स इस तरीके के होते हैं जो अंदर जो है वो पूरा स्पैन कर रहे हैं मेम्ब्रेन को, उनको हम इंट्रीगल प्रोटीन्स बोलते हैं। और नेक्स्ट है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स। यही 3 मेजरली प्रोटीन्स आपको देखने को मिलते हैं, ये लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। लिपिड पे लिंक करके जो है ये आपकी मेम्ब्रेन में अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ठीक है। So peripheral proteins can be bound to either cytosolic or the exoplasmic phase of the plasma membrane। जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो चाहे तो साइटोसोलिक फेज में भी प्रेजेंट हो सकता है, साथ ही एक्सोप्लाज्मिक फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर डायग्राम होगा तो, और यहाँ पे डायग्राम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे आपका ये सेल है, ठीक है, ये इसका साइटोसोलिक फेज है और ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फेज है। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या करते हैं, पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं, तो हो सकता है यहाँ पे कोई प्रोटीन हो और इसके ये जो हमारा पेरिफेरल प्रोटीन है वो हो सकता है इसके यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है इसके यहाँ पर प्रेजेंट हो, यानी एक्सोप्लाज्मिक फेज में भी प्रेजेंट हो सकता है और साइटोसोलिक फेज में भी प्रेजेंट हो सकता है। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स डू नॉट डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये कभी भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के कोर में। Peripheral membrane proteins are globular proteins that interact with the membrane mainly through the electrostatic or hydrogen bonding interaction with the integral protein, ठीक है। या तो ये क्या करते हैं,
ये कभी भी जो है वो हमेशा कैसा बॉन्ड बनाते हैं मेम्ब्रेन के साथ, अगर ये इनको मेम्ब्रेन में अटैच भी होना होगा तो ये या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ही वीक बॉन्डिंग होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, बहुत ही वीक बॉन्डिंग है। ये तो इस बॉन्डिंग के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, और ये जनरली किसके किसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, इंट्रीगल प्रोटीन, जो ऑलरेडी इंट्रीगल प्रोटीन होंगे उस पर ये उसके थ्रू ये इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन। The main peripheral proteins of the erythrocyte plasma membrane are spectrin, ankyrin और band 4.1। ये मेन जो है आपके आरबीसी की मेन 3 प्रोटीन है जो कि पेरिफेरल प्रोटीन है, स्पेक्ट्रिन, एंकायरिन एंड बैंड 4.1। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Erythrocytes have a base network underlying the plasma membrane that gives them both tensile strength and the flexibility necessary for their journey, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा, शायद नहीं भी पता होगा, कि जो इरिथ्रोसाइट्स हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन, मतलब बहुत सारे एक्टिन के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जो कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। देखो हमारे आरबीसी का काम क्या है, ब्लड को ले जाना, यानी ऑक्सीजन को कैरी करना, ठीक है। उसके पास हीमोग्लोबिन होता है, उसको कैरी करना होता है। तो वो तो आराम कर रेस्टिंग में तो होता नहीं है, वो हर टाइम घूमता रहता है, हमारी पूरी बॉडी में घूमता रहता है, ठीक है। तो ऐसे में इसको क्या चाहिए, इसकी सेल कैसी होनी चाहिए, एकदम फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी वेन से इजीली निकल सके, ठीक है, और ये इजीली ब्रेकआउट भी नहीं होना चाहिए। तो इसको इतनी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, दैट्स वाई काफ़ी डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्पेक्ट्रिन, एंकायरिन एंड बैंड 4.1 होते हैं, ठीक है। तो जरा इसका डायग्राम देख के समझते हैं। जैसे ये आपका आरबीसी का सेल है, ठीक है, ये छोटा सा पोर्शन है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स। यहाँ पे ये जो ग्रे कलर का आपको देखने को मिल रहा होगा, ये बैंड 4.1 है, ये स्पेक्ट्रिन यहाँ पर है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का, ठीक है, और ये एंकायरिन है रेड कलर का, ठीक है। तो अब होता क्या है, जो स्पेक्ट्रिन मॉलिक्यूल होता है वो अटैच करता है मेम्ब्रेन प्रोटीन को थ्रू 2 मैकेनिज्म। 2 मैकेनिज्म के थ्रू आपका स्पेक्ट्रिन जो है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ में अटैच करता है थ्रू अ प्रोटीन कॉल्ड एंकायरिन इन द बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्टर ट्रांस मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज बैंड 3, ठीक है। ये बैंड 3 के साथ में अटैच करके मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ में अटैच करेगा, और या फिर ये क्या करेगा, थ्रो अ स्पेक्ट्रिन और एंड एफ एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड बैंड 4.1। ये बैंड 4.1 के साथ में अटैच करके टू अनदर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉल्ड ग्लाइकोफोरिन सी, या तो ये ग्लाइकोफोरिन सी के थ्रू अटैच होगा, या ये बैंड 3 के साथ में अटैच होगा, ठीक है। अच्छे से समझते हैं कि कैसे हो रहा है। यहाँ पर आपको, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये रेड कलर का, ये क्या है, आपका एक्टिन है, एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, बहुत सारे एक्टिन्स प्रेजेंट होते हैं सेल आरबीसी के अंदर, ताकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। ये आपको जो ब्लू कलर के डॉट दिख रहे हैं ये एंकायरिन है, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपको स्पेक्ट्रिन है, और ये ग्रे कलर का आपको बैंड 4.1 दिख रहा है, ठीक है। अब स्पेक्ट्रिन जो है वो मेम्ब्रेन के साथ में कैसे अटैच होती है, तो मैंने आपको बताया कि जो मेम्ब्रेन पे जो ऑलरेडी इंट्रीगल प्रोटीन्स होते हैं उनके थ्रू अटैच रहती हैं। जैसे यहाँ पे ये इंट्रीगल प्रोटीन है, ये वाली इंट्रीगल प्रोटीन है, और ये वाली भी, ठीक है। तो इन पे कैसे अटैच हो रहा है, सबसे पहले तो एक तरीका है कि ये ब्लू कलर का एंकायरिन है, ठीक है, इस एंकायरिन के थ्रू आपको अटैच देखने को मिल रहा होगा। ये ग्रीन कलर का स्पेक्ट्रिन हो गया और ये एंकायरिन हो गया। तो ये स्पेक्ट्रिन जो है इस मेम्ब्रेन पे कैसे अटैच हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस एंकायरिन की मदद से। एक तो ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है, दूसरा आपको देखने को मिलेगा ये क्या कैसे अटैच हो रहा है, ये स्पेक्ट्रिन एंकायरिन तो हो ही रहा है, साथ में साथ यहाँ पे बैंड 4.1 की मदद से भी ये यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो ये तो दोनों की हेल्प से, 2 मैकेनिज्म हो गई, दोनों की हेल्प से अटैच हो रहा है, और फिर एक्टिन के बाद एक्टिन पर अटैच हो रहा है, फिर एक्टिन के बाद ये मेम्ब्रेन पर अटैच हो रहा है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पर अटैच हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको एक्टिन पे कैसे अटैच हो रहा है ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रिन जो है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स पे अटैच होता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इंट्रीगल और इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। अब इंट्रीगल प्रोटीन्स क्या होते हैं, जो मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहे हैं, ठीक है। सो इंट्रीगल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। हम इन्हें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं, जो कि स्पैन करती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को एंड कंप्राइज द 3 डोमेन। इनके पास में 3 डोमेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द साइटोसोलिक एंड एक्सोप्लाज्मिक डोमेन आर एक्सटीरियर सरफेस। जरा मैं आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ।
चलो मैं खुद ही बना लेती हूँ डायग्राम, ठीक है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का, ठीक है। तो जैसे ये आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आपका प्रोटीन है, ठीक है। और ये साइटोसोल वाली साइड है और ये एक्सटीरियर वाली साइड है, ठीक है। तो जो भी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, यानी जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, उनमें 3 डोमेन प्रेजेंट होते हैं। पहला तो आपको देखने को मिल रहा होगा जो एक्सटीरियर साइड में है, पहला डोमेन। दूसरा डोमेन जो मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है, और तीसरा डोमेन जो साइटोसोलिक साइड में है, ठीक है। तो 3 डोमेन आपको जनरली इनमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? The cytosolic and exoplasmic domain have a hydrophilic exterior surface that interact with the aqueous environment of the cytosolic and the exoplasmic side of the membrane, ठीक है। जो ये दोनों साइड है, ये aqueous साइड में जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, सो इनके पास हाइड्रोफिलिक जो है वो इंटरेक्शन के लिए होता है, ठीक है। These domain resemble with the segment of the other than water soluble protein on their amino acid composition structure। और अगर ये लिक्विड के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इनमें कैसे अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे इन बोथ डोमेन, एक्सोप्लाज्मिक एज वेल एज साइटोप्लाज्मिक डोमेन। जबकि आप देखोगे द मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन, जहाँ पे मेम्ब्रेन स्पैन कर रहा है, उसमें आपको हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स देखने को मिलते हैं, whose side chains are protrude out from the interact with the hydrophobic हाइड्रोकार्बन कोर ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। जो इतना पोर्शन है ना गाइस, ये वाला पोर्शन जहाँ पे कि जो प्रोटीन है वो लिपिड बाइलेयर के अंदर से स्पैन होके आ रही है, यहाँ पे हमेशा कैसे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे, आपके हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, ठीक है। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स क्यों प्रेजेंट होंगे? क्योंकि हमारा लिपिड बाइलेयर का कोर क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। तो हाइड्रोफोबिक आपस में इंटरेक्ट करते हैं, है ना। हाइड्रोफिलिक क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर यही यहाँ पर ये हाइड्रोफोबिक ना होता, हाइड्रोफिलिक होता, तो क्या ये कभी मेम्ब्रेन के अंदर रह पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं रह पाता, ठीक है। तो ये प्रोटीन इसीलिए इसके अंदर है क्योंकि इसके पास क्या है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स हैं, जो कि रिजेंबल करते हैं किससे, लिपिड से, लिपिड के हाइड्रोफोबिक से, क्योंकि हाइड्रोफोबिक कोर है। जबकि आपको एक्सटीरियर हो चाहे इंटीरियर हो, यहाँ पे आपको कैसे अमाइनो एसिड्स देखने को मिलेंगे, हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स देखने को मिलेंगे, जो कि लिक्विड पार्ट से जो है वो इजीली इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, इन ऑल ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एग्जामिन टू डेट दैट मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर अल्फा हेलिक्स और मल्टीपल बीटा स्ट्रैंड। जितने भी प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आज तक देखे गए हैं, जो भी लिपिड बाइलेयर के क्रॉस करके जाते हैं, उनको 2 तरीके के देखे गए हैं, या तो अल्फा हेलिक्स उनमें स्ट्रक्चर बनता है या फिर मल्टीपल बीटा स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। जो ये स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर, ये वाला जो ये ट्रांसमेम्ब्रेन वाला है, ये मैंने यहाँ पर अभी अल्फा हेलिकल बना रखा है, ये तो ये अल्फा हेलिकल होता है या ये बीटा स्ट्रैंड होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक प्रोटीन है, ठीक है, ये इसका अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये आउटर साइड का डोमेन है, ये जो अंदर धसा हुआ है ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, एक्वस पोर में जो है ये अटैच है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा होगा हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड चेन बाहर है, अंदर है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड और बाहर हमेशा हाइड्रोफिलिक होते हैं। ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इन दोनों में। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ फ्यू इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि एम्बेडेड तो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक साइड में एम्बेडेड होते हैं बाइलेयर के, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल मोनोट्रोपिक प्रोटीन। जैसे आपका फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपकी लिपिड बाइलेयर है, ठीक है, ये तो 1 लेयर हो गई और ये 2 लेयर हो गई। मैं सिर्फ यहीं पर ऐसे स्ट्रक्चर बना रही हूँ, कंप्लीट ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बना रही हूँ, आपको समझना है, ठीक है। अब ये बाई लेयर ऐसी होती है, एक लेयर लिपिड की ऊपर, उसके नीचे एक लेयर नीचे, ऐसी तो हमारी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ये आपको बताया हुआ है मैंने फर्स्ट क्लास से, ठीक है। तो अब क्योंकि ये 2 लेयर है, इस तरीके से ये 2 लेयर्स में है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो प्रोटीन्स जो यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पर 1 साइडेड, यानी यहाँ से कोई प्रोटीन आएगा सिर्फ एक साइड में ही रहेगा
और यहाँ से निकल जाएगा। ऐसे प्रोटीन को हम इंट्रीगल मोनोटॉपिक प्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि ये मोनो मतलब एक ही लेयर में जाते हैं, ये कंप्लीट स्पैन नहीं कर रहे हैं मेम्ब्रेन को। कंप्लीट स्पैन कैसे करते हैं, ऐसे करता है, स्पैन नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ एक ही लेयर में स्पैन कर रहे हैं और फिर यहीं से बाहर निकल जा रहे हैं। ऐसे प्रोटीन को हम मोनोटॉपिक इंट्रीगल मोनोटॉपिक प्रोटीन्स बोलेंगे, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है the alpha helix is the most common form in which a polypeptide chain crosses a bilayer, ठीक है। जब भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की बात चल रही है यहाँ पे, जब भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा आपको कॉमनली क्या दिखेगा, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करेगी। The polypeptide chain of some transmembrane protein crosses lipid bilayer as a beta sheet that is rolled into a cylinder forming a keg-like structure called beta barrel, ठीक है। और अगर कोई पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है तो वो बहुत कम ऐसी होंगी जो कि बीटा शेप में कर रही होंगी, ठीक है, या बीटा बैरल शेप में कर रही होंगी, वरना जनरली मोस्ट प्रोटीन आपको अल्फा जो हेलिकल शेप है उसमें ही देखने को मिलती है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ बीटा बैरल का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पोरिन प्रोटीन्स। याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, CSIR के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कम प्रोटीन्स में देखने को मिलता है बीटा बैरल शेप। तो पोरिन प्रोटीन्स में आपको कैसा देखने को मिलता है, बीटा बैरल शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, विच फॉर्म लार्ज वाटर फिल्ड पोर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड बैक्टीरियल आउटर मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया या माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन में आपको पोरिन प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, नॉट अल्फा हेलिकल, ये कैसे होते हैं, बीटा बैरल शेप्ड होते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा डायग्राम, ठीक है। तो ये जो पूरा पोर्शन है, इतना पोर्शन ये अल्फा हेलिकल में आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ये किस शेप में है आपके पोरिन प्रोटीन्स, ये है आपके बीटा बैरल शेप्ड में है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। The porine allow the passage of small nutrient metabolites inorganic ion across the outer membrane while preventing unwanted large molecule from crossing। तो पोरिन्स क्या करते हैं, स्मॉल जो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल न्यूट्रिएंट और मेटाबॉलिक इनऑर्गेनिक आयंस हैं, इनको क्रॉस करने में मदद करते हैं, जबकि लार्ज मॉलिक्यूल्स को ये इजीली क्रॉस नहीं करने देते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, A membrane embedded with a alpha helix is composed of contiguous 20 to 25 hydrophobic uncharged amino acids, ठीक है। अगर कोई भी कोई भी प्रोटीन अगर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है तो उसको मिनिमम कितना अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं हाइड्रोफोबिक, उसको 20 से 25 अमाइनो एसिड्स जो है ऐसे चाहिए होते हैं जो हाइड्रोफोबिक और अनचार्ज हो। The predicted length of the alpha helix is 3.75 नैनोमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आजकल ऐसे क्वेश्चंस बड़े पूछे जाते हैं। तो अल्फा हेलिकल की लेंथ कितनी मेजर की गई है, 3.75 नैनोमीटर की गई है, इज जस्ट सफिशिएंट टू स्पैन अ हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये इतना सफिशिएंट लेंथ है कि एक लिपिड बाइलेयर को इजीली जो है वो प्रोटीन क्रॉस कर सकता है, ठीक है। आ रही बात समझ में, जैसे ये मेम्ब्रेन का बाइलेयर है, ठीक है, और ये आपका प्रोटीन है। तो अगर ये प्रोटीन है तो इसको कितना हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे हाइड्रोफिलिक नहीं जा सकता, क्योंकि लिपिड का कोर कैसा है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, वो हाइड्रोफिलिक के साथ कभी इंटरेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हीटर, हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग। तो इसको कैसे प्रोटीन चाहिए होंगे, प्रोटीन को कैसे अमाइनो एसिड चाहिए होंगे, हाइड्रोफोबिक चाहिए होंगे। तो प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पर जितने भी होंगे ये हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होंगे जो इसके कोर को स्पैन कर रहे हैं। और जो ये अल्फा हेलिकल का स्ट्रक्चर है, इसका लेंथ कितना है, 3.75 नैनोमीटर। इतना लेंथ का अगर मिल गया तो आराम से स्पैन जो है मेम्ब्रेन को स्पैन कर लेगी प्रोटीन, ठीक है। और कितना मिनिमम अमाइनो एसिड्स चाहिए, 20 से 25 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड चाहिए, ताकि एक प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन को इजीली जो है वो स्पैन कर पाए, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है ग्लाइकोफोरिन ए, जो कि मेजर प्रोटीन है इरिथ्रोसाइट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। और it represent a single pass transmembrane protein which contain only one membrane spanning alpha helix। तो जैसे ग्लाइकोफोरिन ए है, ये आरबीसी की जो है वो मेम्ब्रेन की प्रोटीन है, ठीक है, ग्लाइकोफोरिन ए, और ये सिंगल पास जो है वो करती है मेम्ब्रेन को, यानी एक बार जो है वो पास करती है, और इसका मेम्ब्रेन जो स्पैनिंग एरिया है वो कैसा है, अल्फा हेलिकल इन स्ट्रक्चर होता है।
The 23 residue membrane spanning alpha helix is composed of amino acids with hydrophobic uncharged side chain and which is interact with the fatty acyl surrounded by the bilayer. इसके पास कितने रेसिड्यू होते हैं? 23 रेसिड्यू होते हैं जो कि मेम्ब्रेन को स्पैन कर लेती है इजीली, ठीक है, हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक फिगर देखने को मिल रहा होगा ग्लाइकोफोरिन ए का, ठीक है। तो ये आपको देखना, ये एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है इसका, ये साइटोसोलिक डोमेन है और ये बीच में जो है वो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है। तो इसमें इसके पास कितने अमाइनो एसिड्स है बोला? 23 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। दैट्स वाई ये इजीली जो है वो स्पैन कर पा रहा है हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा, ये इजीली स्पैन कर पा रहा है। ये यहाँ पे 2 प्रोटीन है, ग्लाइकोफोरिन ए का डाइमर है, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगल पास मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये इसका पूरा 1 पोर्शन हो गया, इतना पोर्शन जो है ये 1 हो गया और ये सेकंड वाला हो गया। डाइमर के फॉर्म में जनरली प्रेजेंट होता है, बट ये सिंगल स्पैन एक बार जो है वो मेम्ब्रेन को स्पैन करता है। ये क्वेश्चन CSIR में आ चुका है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ग्लाइकोफोरिन ए है वो सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, इन सेल ग्लाइकोफोरिन ए टिपिकली फॉर्म डाइमर। जनरली सेल में आपको डाइमर के फॉर्म में जो है वो ग्लाइकोफोरिन ए देखने को मिलता है, जैसे मैंने आपको भी बताया। द ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स ऑफ 1 ग्लाइकोफोरिन ए पॉलीपेप्टाइड एसोसिएटेड विद द करस्पॉन्डिंग ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स ऑफ द सेकंड ग्लाइकोफोरिन ए टू फॉर्म अ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ये एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये इस तरीके से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना रखा है दोनों ने, ठीक है। नेक्स्ट है, such a interaction in a membrane spanning alpha helix is a common mechanism for creating dimeric protein। ऐसा जो है वो बहुत कॉमनली देखा जाता है और ये डाइमेरिक प्रोटीन्स में, डाइमेरिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में ये मैकेनिज्म देखने को मिलता है। मैनी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स फॉर्म ऑलिगर। कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऑलिगर भी बनाते हैं। ऑलिगर का मतलब हो गया, ऑलिगोमर का मतलब हो गया 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो जब पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑलिगोमर बनाते हैं, बोलते हैं, बाय इंटरेक्शन विद बिटवीन दियर मेम्ब्रेन स्पैनिंग हेलिक्स, ठीक है। चलो, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये डायग्राम। एक और डायग्राम है आई थिंक मेरे पास में, ये वाला, ठीक है। ये है ग्लाइकोफोरिन ए, ठीक है, ग्लाइकोफोरिन ए का सिंगल पास मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक है। और ये बैंड 3 है, बैंड 3 के बारे में भी डिस्कस करती हूँ, ठीक है, ओके। तो जो ये ग्लाइकोफोरिन ए होता है ना, ग्लाइकोफोरिन आपको नाम से ही पता चले जाएगा। ग्लाइको का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो एक्सटीरियर साइड होता है वो हैविली ग्लाइकोसाइलेटेड होता है, यानी यहाँ पर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है और ये आउटसाइड द सेल है, ठीक है। एक्सटीरियर पोर्शन में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। हमेशा याद रखना, जब भी जो कार्बोहाइड्रेट की लोकेशन होती है अटैच होने की, वो हमेशा सेल के बाहर की तरफ होती है, यानी एक्सटीरियर साइड होती है। कभी भी कार्बोहाइड्रेट अंदर की तरफ यानी साइटोसोलिक के साइड कभी भी अटैच नहीं हो सकता, हमेशा कैसे होता है? बाहर की तरफ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोटीन के बारे में बात कर लेते हैं। द मेजर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इन रेड ब्लड सेल्स आर बैंड 3 इज द एनायन ट्रांसपोर्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेज ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो बैंड 3 जो है वो एनायन ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, जो कि पैसेज देता है किसको? बाइकार्बोनेट को, HCO3- को, साथ ही साथ क्लोराइड को, आयंस अक्रॉस द रेड ब्लड सेल इन द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये मैंने आपको एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ाया हुआ है शायद, है ना, जहाँ पर हमने RBC के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो बैंड 3 प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है RBC में, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट को रास्ता देता है जाने का। बैंड 3 जो पॉलीपेप्टाइड है, इसमें टोटल 929 अमाइनो एसिड्स होते हैं विद 14 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलिकल रीजन। इसके पास में 14 यानी ये 14 टाइम्स मेम्ब्रेन को स्पैन करता है। जैसे ग्लाइकोफोरिन एक बार स्पैन कर रहा है, ऐसे बैंड 3 14 टाइम जो है वो मेम्ब्रेन को स्पैन करता है। विद इन द मेम्ब्रेन डाइमर द बैंड 3 फॉर्म ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कंटेनिंग इंटरनल चैनल्स थ्रू विच आयंस आर एबल टू ट्रैवल अक्रॉस द बाइलेयर, ठीक है। और बैंड 3 में भी थोड़ा बहुत ग्लाइकोसाइलेशन होता है, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बैंड 3 के बारे में भी क्वेश्चन आता है, CSR में पूछा जाता है कि कितने टाइम्स स्पैन करती है बैंड 3, तो 14 टाइम्स बैंड 3 करती है और सिंगल टाइम जो है वो ग्लाइकोफोरिन स्पैन करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अनदर मल्टीप्लास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नोन एज बैक्टीरियोरोडोप्सिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया तो आ सकता है, CSR के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
सो नेक्स्ट है बैक्टीरियोरोडोप्सिन, अ प्रोटीन फाउंड इन द मेम्ब्रेन ऑफ अ सर्टेन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टीरियम हेलोबियम। तो हेलोबैक्टीरियम हेलोबियम जो बैक्टीरिया है, इसके पास में ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन नाम का प्रोटीन होता है। ये 7 टाइम्स मेम्ब्रेन में स्पैन करता है, ठीक है। और इसका मेजरली फंक्शन क्या होता है बैक्टीरिया के लिए, ये एब्जॉर्व करता है लाइट को बाय द रेटिनल ग्रुप। इसके पास में रेटिनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जिससे ये लाइट एब्जॉर्व करता है। Covalently attached to this protein causes the conformational change in the protein that result in the pumping of proton from cytosol to across the bacterial membrane to the extracellular space, ठीक है। तो इस प्रोटीन की मदद से क्या होता है, इस पे क्योंकि रेटिना प्रेजेंट होता है, रेटिनल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, रेटिनल प्रोटीन लाइट ऑब्जर्व करता है जिससे कि ये मेम्ब्रेन, ये जो प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन में लगी हुई होती है, ये क्या करती है, हाइड्रोजन को पंप करती है, कहाँ पे, साइटोसोल से बाहर की तरफ, एक्सटीरियर की तरफ, जिससे कि ये एटीपी सिंथेसिस में मदद करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरियोरोडोप्सिन, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये रेटिनल प्रोटीन है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 7 टाइम्स स्पैन करती है मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है, ठीक है, ये आपका बैक्टीरियोरोडोप्सिन एक्ट एज अ प्रोटॉन पंप, द पॉलीपेप्टाइड चेन क्रॉसेस द लिपिड बाइलेयर इन 7 टाइम्स, ठीक है। तो ये भी उसी का डायग्राम है, इस तरीके से 7 टाइम हेलिकल स्ट्रक्चर में ही ये क्या करता है, मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। तो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन को हम कल नेक्स्ट टाइम पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 5 में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ेंगे हम लिपिड एंकर्ड प्रोटीन को, क्योंकि यहाँ से जो है वो CSIR में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइज, कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।